स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल थिंक पॉजिटिव पे। मैं डॉक्टर छबिलाल भारत के संवैधानिक विकास के लेक्चर सीरीज में आज अपना 9वां लेक्चर लेके आपके सामने आया हूं। आज हम लोग भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पे चर्चा करेंगे। यह जो अधिनियम है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से भी इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, जिससे आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के प्रावधानों, उनके नामों, इन सब की स्पष्ट जानकारी हो सके। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। 1861 का जो अधिनियम है, अगर हम उसकी बात की जाए तो भारत के संवैधानिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि जो 1858 का संविधान था या अधिनियम था, उसमें केवल गृह सरकार में परिवर्तन किया गया था, किंतु 1861 का जो अधिनियम है उसे भारत के संवैधानिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। अंग्रेजों ने जो इस अधिनियम को लागू किया, इसके लिए जिस नीति का उन्होंने उपयोग किया उसे सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता की नीति के नाम से जानते हैं। देखिए, पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन और उदार निरंकुशता की नीति, बेनिवोलेंट डिस्पोटिज्म के नाम से भी उसको जाना जाता है। जो नीति लागू की गई थी इस अधिनियम के तहत, वो कौन कौन सी नीति थी? तो सहयोग की नीति थी, पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन थी, या उदार निरंकुशता की नीति थी, बेनिवोलेंट डिस्पोटिज्म थी। ये भी इसको कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि पहली बार इस अधिनियम के माध्यम से, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न पूछा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और जो हमने दो नीति की बात की है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहली बार इस अधिनियम के माध्यम से जो भारतीय थे उनको शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया था। पहली बार भारतीयों को हिस्सेदारी दी गई थी 1861 अधिनियम के तहत शासन में। किसको? भारतीयों को। आइए हम देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रावधान थे। तो इस अधिनियम में जो पहला प्रावधान था, अगर हम बात करें तो इस अधिनियम के तहत ही पहली बार विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। डिपार्टमेंटल सिस्टम या कैबिनेट सिस्टम अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम अगर स्टार्ट की गई, शुरुआत की गई, तो किसके तहत की गई? 1861 के अधिनियम के तहत। वायसराय कैसे की गई? तो उसमें है कि वायसराय की जो कार्यकारिणी थी, जो वायसराय था उसकी जो कार्यकारिणी थी, उन्हें नियम बनाने की अनुमति प्रदान की गई इस अधिनियम के तहत। सदस्यों के मध्य विभागों का क्या किया गया? विभाजन कर दिया गया, और वही विभाग, जो सदस्य उस विभाग का मालिक होता था, जिसके पास वो विभाग होता था, वही व्यक्ति उस विभाग के प्रति उत्तरदायी होता था। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग जो उस समय वाइसराय थे और गवर्नर जनरल थे जब 1861 का अधिनियम लागू हुआ था, इन्होंने क्या किया? मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव रखी। कैबिनेट सिस्टम की नींव किसने रखा था? 1861 के तहत लॉर्ड कैनिंग ने रखा था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा है केंद्रीय कार्यकारिणी का विस्तार। इस अधिनियम के तहत यानी 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत क्या किया गया? केंद्रीय कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, और इसकी संख्या जो पहले 4 थी उसे बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 5 कर दी गई। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो 5वां सदस्य इसमें शामिल किया गया उसके लिए कहा गया कि वो लॉ ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। ये कंपलसरी उन्होंने कर दिया कि वो कौन हो सकता है? जो विधि वेत्ता होगा वही 5वां सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा, दूसरा कोई शामिल नहीं किया जाएगा केंद्रीय कार्यकारिणी में। तो उसको लॉ ग्रेजुएट कंपलसरी कर दिया गया। आइए देखते हैं, वाइसराय की परिषद और शक्तियों में विस्तार किया गया इस अधिनियम के तहत। जो वाइसराय थे उनकी परिषद थी, उसकी संख्या को बढ़ाई गई और उनकी शक्तियों में भी बढ़ोतरी की गई। देखिए कैसे, जो परिषद थी उसकी न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी कर दी गई? 6 कर दी गई, और अधिकतम उसमें कितने सदस्य शामिल किए जा सकते थे? 12। यानी न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों की परिषद के नियुक्ति का प्रावधान इसमें किया गया। और ये सदस्य जो थे इनको मनोनीत करने का अधिकार, ठीक है, इनको मनोनीत करने का अधिकार किसे दिया गया? वाइसराय को दिया गया। और इनका जो पद की वैधता थी, ये कितने साल के लिए मनोनीत किए जाते थे? ये मनोनीत किए जाते थे 2 साल के लिए, ठीक है। अब देखिए, सदस्यों की नियुक्ति और मनोनयन की बात की गई थी, और
उनके मनोनयन का अधिकार किसको दिया गया था? वाइसराय को दिया गया था। और उनके पदों की वैधता कितने साल की थी? 2 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसमें कहा गया कि जो आधे सदस्य होंगे वो कौन होंगे? गैर सरकारी लोग होंगे। ऐसे लोग आधे सदस्य रखे जाएंगे वाइसराय की परिषद में जो सरकारी नहीं होंगे, गैर सरकारी होंगे। उसमें अब यहाँ बात की जाए, जो भारतीयों का प्रावधान था, शासन में भागीदारी का जो प्रावधान किया गया, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें वैधानिक रूप से भारतीयों के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया था, किंतु व्यवहार में जो गैर सरकारी सदस्य थे वो सदस्य उच्च श्रेणी के भारतीयों को ही शामिल किया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने जो उसकी पहली नवगठित परिषद थी उसमें 3 भारतीयों के नाम इम्पोर्टेंट हैं। 3 भारतीय पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव को नियुक्त किया। किसने नियुक्त किया? पहली परिषद में कौन कौन से भारतीय नियुक्त किए गए थे? तो 3 भारतीय, पटियाला के महाराजा थे, बनारस के राजा थे, सर दिनकर राव को उसने अपनी परिषद में यानी वाइसराय की परिषद में लॉर्ड कैनिंग ने नियुक्त किया था। भारत में अंग्रेजी राज की शुरुआत के बाद पहली बार विधायी कार्यों के साथ भारतीयों को क्या किया गया? जोड़ा गया। ठीक है, इसलिए माना जाता है कि जो भारतीय थे उनको शासन में हिस्सेदारी इस अधिनियम के तहत दी गई थी। इस परिषद का कार्य क्या था? तो अगर हम बात करें तो इस परिषद का एकमात्र कार्य कानून बनाना था। यह प्रशासन और वित्त पर प्रश्न नहीं पूछ सकती थी। इससे प्रश्न पूछने का, प्रशासन और वित्त पर प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं था। इसे काम था केवल कानून बनाना। वाइसराय क्या कर सकता था? वाइसराय को अधिकार दिया गया कि वो परिषद की सलाह को ठुकरा सकता था। यह अधिकार वाइसराय को दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद जो थी सप्ताह में 1 बार बैठक करती थी, जिसकी अध्यक्षता खुद वाइसराय करता था। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी वो सप्ताह में 1 बार बैठती थी, 1 बार बैठती थी 1 सप्ताह में, और उसकी अध्यक्षता कौन करता था? वाइसराय करता था। आप लोग ध्यान देंगे कि जो परिषद जब बैठती थी उसकी अध्यक्षता स्वयं वाइसराय करता था। गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया किस चीज़ का? कि वो भारत की शांति, सुरक्षा और ब्रिटिश हित के लिए परिषद के बहुमत की भी उपेक्षा कर सकता है। गवर्नर चाहे तो भारत की शांति, सुरक्षा और ब्रिटिश इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर क्या कर सकता है? परिषद जो थी उसकी बहुमत की भी उपेक्षा कर सकता है, उसको मानने से इनकार कर सकता है। गवर्नर जनरल को विधायी कार्य के लिए, जो विधायी कार्यों के लिए वो क्या करता था? नए प्रांतों का निर्माण का और नवनिर्मित प्रांतों में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। याद रखेंगे कि 1861 के तहत नए प्रांतों के निर्माण का, नवनिर्मित प्रांतों में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार किसको दिया गया? गवर्नर जनरल को दिया गया। गवर्नर जनरल को किसी प्रांत, प्रेसिडेंसी या अन्य किसी क्षेत्र को विभाजित करने या उसकी सीमा में परिवर्तन करने का भी अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को क्या दिया गया? वो किसी भी प्रांत, प्रेसिडेंसी या किसी भी क्षेत्र को बांट सकता है, उसके सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। किसको? गवर्नर जनरल को दिया गया। ठीक है। अन्य शक्तियों की अगर हम बात करें तो शक्तियों का क्या किया गया? केंद्रीकरण कर दिया गया। यानी प्रावधान में अगर हम बात करते हैं तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स की बात की गई थी इसमें। कैसे? बम्बई, मद्रास प्रांतों को कानून बनाने और उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया। जो प्रांत थे बम्बई और मद्रास, पहले उनको कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया था। इस पर पहले मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा। सारी बातें विधिवत रूप से हम लोगों ने डिस्कस किया है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि केंद्रीकरण किया, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया शक्ति का, और क्या किया गया? बम्बई, मद्रास प्रांतों को कानून बनाने और उसमें संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया इस अधिनियम के तहत। अब देखिए, इनके द्वारा जो कानून बनाए जाते थे वो लीगल तभी माने जाते थे जब गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त हो जाए। अर्थात गवर्नर जनरल की अनुमति को क्या किया गया? जो प्रांत थे उनके कानूनों की वैधता के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति को अनिवार्य कर दिया गया। कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे, कुछ विषय ऐसे थे, जैसे कौन कौन से विषय थे? जैसे टंकड़, डाकतार, समुद्र और सैनिक मामले। ये 4 विषय ऐसे थे। इन विषयों पे कौन कौन से विषय थे? टंकड़,
संबंधित विषय, डाकतार संबंधित विषय, समुद्री विषय, सैनिक मामलों से संबंधित विषय, इसके लिए गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई। ये तभी प्रांत इस पे कानून बना सकते थे जब पहले गवर्नर जनरल से अनुमति ले आए। प्रांतीय परिषदों का गठन किया गया। 1861 के तहत अन्य प्रांतों में परिषदें बनाई गई, विधान परिषदों का गठन किया गया। जैसे 1862 में बंगाल में परिषद बनाई गई, विधान परिषद का गठन किया गया। 1886 में उत्तर पश्चिमी प्रांत में बनाया गया। पंजाब में 1897 में इसी एक्ट के तहत विधान परिषदों का प्रांतों में गठन किया गया। अध्यादेश जारी करने का प्रावधान 1861 में ही अध्यादेश जारी करने का प्रावधान दिखाई देता है। गवर्नर जनरल को किस अवस्था में? संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। देखिए, संकट को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन संकटकालीन अवस्था में गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वो विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश की जो अवधि बताई गई वो कितनी बताई गई? 6 माह। ये प्रश्न पूछा है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया, उसकी अवधि किस एक्ट के तहत दी गई? तो अवधि जो अधिकतम अवधि थी कितनी थी? 6 मास की थी। 6 मास से ज़्यादा के लिए उसे फिर से एक बार अध्यादेश जारी करना पड़ता था। भारत में ऐसा नहीं है कि भाई विधानसभा या विधान परिषद या लोकसभा राज्यसभा से पास करवा के वो कंटिन्यू किया जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले था कि अगर वो अध्यादेश जारी करता हो तो 6 महीने तक रहेगा, और 6 महीने के बाद अगर वो फिर से कंटिन्यू करता हो तो फिर से उसको अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। लगभग हमने 1861 अधिनियम के सारे तथ्यों को आपके सामने रखा है, उसकी चर्चा की है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके करियर के लिए लाभदायक होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। धन्यवाद।